देखो। चलो बेटा लिखना शुरू करो सब लोग। आज हम लोग करेंगे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट। अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। चलो लिखो इसमें बेटा। सबसे पहले लिखिए कंसेप्ट नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। तो लिखिए बेटा, ये एएस एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2003 से, और इसका नेचर है मैंडेटरी फॉर ऑल। मैंडेटरी फॉर ऑल एक्सेप्ट फॉर those entities which are applying Ind AS 38, except for those entities which are applying Ind AS 38। आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 2, मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट। मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट। लिखिए बेटा, एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, an asset can be classified as an intangible asset only if following three basic conditions are satisfied. Following three basic conditions are satisfied. सबसे पहले लिखिए कंडीशन 1। कंडीशन 1 है, it should not have
It should not have any physical substance, नीचे लिखिएगा ब्रैकेट में, इसका मतलब है इट मीन्स इट कैन बी, it it cannot be touched and it cannot be seen. It means that it should not be a tangible asset. प्लस का साइन लगा के कंडीशन नंबर 2, it should be a non-monetary asset. It means it should be held for use in business but not for resale purpose. आगे लिखिए कंडीशन 3, it should be an identifiable asset. It should be an identifiable asset. इसका मतलब it means it can be sold, can be exchanged, or can be given on rent. It means that there there should be some consideration to identify the existence of non-physical asset. Non-physical asset. एक कंसेप्ट और लिखोगे बेटा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब लिखिए जरा कौन सा होगा हम लोग का कंसेप्ट नंबर 3। इसका नाम है रिकग्निशन रूल। रिकग्निशन रूल्स लिखिए, या इसी को आप बोल सकते हो रूल्स टू रिकग्नाइज एन intangible asset in books of accounts। लिखिए बेटा,
as per the provision of Accounting Standard 26, following condition should be satisfied before making recognition of intangible asset. In balance sheet of an entity. लिखो बेटा, कंडीशन 1, तीन कंडीशन है अपने पास। पहली कंडीशन, इट शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ एंटिटी। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स देयर will be undisputed ownership of the asset to the entity. In case there is any dispute, such an asset cannot be recognized in balance sheet. कंडीशन 2, बीच में प्लस का साइन भी हुआ, इट शुड हैव a reliable estimate of its cost. तीसरी कंडीशन, there should be some economic benefit from the use of such an asset. नीचे लिखेंगे एक नोट बना के, इन केस एनी एसेट does not satisfy the recognition rule, then it will be written off in P&L. At once.
एग्जाम्पल्स: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग, लाइसेंसेस लिख लो, लाइसेंसेस ऑफ माइनिंग, स्टॉक एक्सचेंज, गुडविल, और इसी के नीचे अगली लाइन से लिखेंगे एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टार्टअप कॉस्ट, इनको डील करता है बेटा पैरा 56 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। पैरा 56 ऑफ AS 26। ठीक है, कॉपी हो गया? चलो अब सुनिए जरा। चलो अब देखो बेटा एकदम ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। देखो बेटा, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एसेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट पे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसको आप अभी पहले पढ़ रहे थे। और जित टेंजिबल एसेट पे क्या लगेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में क्या नाम रखा गया इसका? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जितने भी इनटेंजिबल एसेट होते हैं इस पे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अभी तक आपने पढ़ा टेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, इसके लिए क्या कानून है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही इसका कानून है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इनटेंजिबल एसेट को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये होता क्या है, तमाम सारी चीजें डीप में। तो अब ये देखो, सबसे पहले देखो, तो इनटेंजिबल एसेट के लिए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, अब सबसे पहले समझते हैं बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया कब। तो बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2003 को आया है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2003 से पहले इनटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग करने के कुछ स्पेशल मेथड्स नहीं थे अपने पास। तो 1 अप्रैल 2003 को ये एएस आया और ये सबके लिए मैंडेटरी है। सबके लिए मतलब कोई कंपनी हो या कंपनी नहीं है, सबको ये जो एएस है वो अप्लाई करना है। ठीक है, केवल वही लोग नहीं लगाएंगे जो लोग लगाते हैं इंड एएस 38। किसके लिए एएस नहीं है बेटा? जो लोग क्या अप्लाई करते हैं? इंड एएस 38। और मैंने आपको बताया है अकाउंट के हिसाब से जो बिजनेस होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? एक कॉरपोरेट, दूसरा नॉन कॉरपोरेट। कॉरपोरेट का मतलब कंपनी, नॉन कॉरपोरेट का मतलब जो कंपनी नहीं है।
और कंपनी दो टाइप की होती है अकाउंट के हिसाब से, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, मतलब छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी। तो जो कंपनी नहीं है और जो छोटी कंपनी है ये लोग क्या लगाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो बड़ी कंपनी है वो क्या लगाएंगे, इंड एस। तो बड़ी कंपनी इस पे क्या लगाती है, इंड एस 38, और छोटी कंपनी के लिए क्या बनाया है इंस्टीट्यूट ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, नाम है इसका अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। ये एएस आया 1 अप्रैल 2003 को, सबके लिए मैंडेटरी है, केवल उनको छोड़ के जो इंड एस 38 लगाते हैं। बेटा ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये आपके नॉलेज के लिए खाली बता देते हैं, ये कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, अच्छा आगे अब बढ़ते हैं अगली बात। सबसे पहले हमारा एएस क्या बोलता है, इनटेंजिबल एसेट होता क्या है। जैसे हम लोगों से कोई पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल में, कि जिस एसेट का कोई साइज शेप नहीं होता, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट। और इसी का ऑपोजिट क्या हो गया, टेंजिबल एसेट। तो ये तो हम लोग इन जनरल बोल देते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाकई में कानून में क्या लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, व्हाट इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो ये देखो क्या लिखा है बेटा, कहता है जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी तब हम किसी भी एसेट को क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल एसेट। समझ में आया? जब तीनों कंडीशन पूरी होगी तब उसको क्या बोलोगे, इनटेंजिबल। तीनों में से एक भी मिस हुई तो दैट एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इनटेंजिबल एसेट। समझ आया? अब पढ़ो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो हमने लिखा क्या क्या है, As per the provision of Accounting Standard 26, an asset can be classified as intangible asset if following three basic conditions are satisfied. अगर ये तीन की तीनों कंडीशन पूरी होंगी तब तो हम लोग बोलेंगे कि वो इंटेंजिबल एसेट है। आओ देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहली देखो, इट शुड नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस। क्या नहीं होना चाहिए बेटा इसका, फिजिकल सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी तरफ देखो, जिसका फिजिकल सब्सटेंस है वो उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट, और जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है वो क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट। ये पहली कंडीशन है। तो ये देखो क्या लिखा, इट शुड नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अब ये बेटा एएस में लिखा है यहां से यहां तक, इसका मतलब ये है जो मैंने नीचे आपको ब्रैकेट में लिखवाया, क्या, it cannot be touched, cannot be seen, it means it should not be a tangible asset। tangible asset नहीं होना चाहिए, हम इसको छू ना पाए, देख ना पाए, कोई साइज ना हो, शेप ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल एसेट बोलेंगे। बोलो पहली कंडीशन क्लियर हुई। दूसरी कंडीशन बेटा, इट शुड बी नॉन मॉनेटरी एसेट। क्या चीज बेटा, इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी एसेट का क्या मतलब हुआ, सामने देखिए, इसको हमने बेचने के लिए न रखा हो। क्या बोला मैंने, इसको हमने बेचने के लिए न रखा हो। ठीक है, मतलब बेचने के लिए नहीं रखा तो काहे के लिए रखा, बिजनेस में यूज करने के लिए रखा है। समझ आया? पहली कंडीशन क्या थी, इट शुड नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या था, ये टेंजिबल नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट। इसका मतलब क्या है, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस, इसको हमने बिजनेस में यूज करने के लिए रखा हो, बेचने के लिए ना रखा हो। जैसे बताओ, कोई कंपनी पेटेंट कराती है तो खुद के लिए ना बेटा, बेचने के लिए थोड़े ना, कॉपीराइट कराती है, ट्रेडमार्क लेती है। समझ आया ना? अगर बेचने के लिए रखा है तो उसको इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाएगा, तब क्या मान लेंगे, स्टॉक। बेचने के लिए क्या रखा जाता है, मुझे बताओ, जितनी एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज हैं वो एंटीवायरस बना के बेचने के लिए रखती है ना उसको। समझ आया? तो दैट इज नॉट एन एसेट। कैसे ट्रीट होगा वो, जस्ट लाइक स्टॉक। बात समझ में आई? क्योंकि आपने उसको क्यों रखा हुआ है, बेचने के लिए। अगर आप उसको यूज करने के लिए रखेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल एसेट। पहली कंडीशन, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, रीसेल के लिए न रखा हो। ठीक है, जो रीसेल के लिए नहीं रखा उसी को क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी, और जो बेचने के लिए रखा उसको बोलते हैं मॉनेटरी। ठीक है, तीसरी कंडीशन बेटा, तीसरी कंडीशन, इट शुड बी आइडेंटिफिएबल एसेट। इट शुड बी एंड आइडेंटिफिएबल एसेट। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या हो गया बेटा, हम इसको पहचान पाए। पहचान पाए का मतलब क्या हुआ, हम इसको बेच सकते हैं, इट कैन बी सोल्ड, एक्सचेंज्ड,
it can be given on rent. It means that there should be some consideration to identify the existence of physical asset. पहली condition क्या थी? It should not have any physical substance. दूसरी क्या थी? It should be a non-monetary. तीसरा क्या लिखा? It should be identifiable. हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें. आइडेंटिफाई करने का मतलब हम इसको बेच सकते हैं, हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं. अब मैं एक एक करके बताता हूं. हम इसको बेच सकते हैं. बेचने का क्या मतलब हुआ? खूब ध्यान से सुनो. बेचने का क्या मतलब हुआ? बेटा इनटेंजिबल एसेट को बेचा भी जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे बताओ जनरली टाटा की कार कहां बिकती है? इंडिया में या वर्ल्ड में? टाटा की बात कर रहा हूं खाली. मैं बताता हूं, सुनो. कहां बिकती है? इंडिया में. कहां बिकती है? वर्ड का आप ऐसे कनेक्ट कर रहे हो कि इन्होंने जगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया है. आप यहां से कनेक्ट कर रहे हो. अगर जगवार लैंड रोवर को टाटा खरीदता ना, तो अपना एक व्हीकल बना के इतना फेमस कराने में, पूरे वर्ल्ड में इतनी रिलायबिलिटी लोगों में फील कराने में 50 साल लग जाते, तब भी पता नहीं हो पाता कि ना हो पाता. तो उन्होंने क्या किया? जगवार लैंड रोवर को खरीद लिया. खरीदने से क्या हुआ? एक तो ग्लोबल प्रोडक्ट मिल गया जो पूरे वर्ल्ड में बिकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई, प्लस बेटा उसके पैसे तो जगवार लैंड रोवर वालों ने लिए ही होंगे, प्लस उनकी गुडविल है कि नहीं है, उसका एक भरोसा है लोगों में, उसके भी तो पैसे लिए होंगे. तो बताओ इनटेंजिबल एसेट बिक गया कि नहीं बिक गया? इसी को क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिएबल एसेट. समझ आए? इसी को बोलेंगे आइडेंटिफिएबल. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो ये होता है क्या? वो अपने इनटेंजिबल एसेट को बेचते हैं. तो हम इसको बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, हम इसको रेंट पे दे सकते हैं. इट मीन्स that there should be some consideration to identify the existence of physical asset. मतलब बेटा इसकी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगी. आप इसको बेचना चाहो तो बेच भाई, इसकी कीमत लगेगी. आइडेंटिफिएबल का क्या मतलब हुआ? कीमत लग जाएगी. अरे बेचोगे तभी ना जब कोई कीमत होगी. रेंट पे तभी दोगे ना बेटा जब इसकी कोई कीमत होगी. जैसे रेंट पे देने का क्या मतलब है? देखो जितने ज्वेलरी वाले आजकल आ रहे हैं सब अ टाटा प्रोडक्ट, कोलेबोरेशन विद तनिष्क. वो टैग लगने पे ही सेल बढ़ जाती है, लोगों का भरोसा आ जाता है. तो क्या उसके पैसे देते होंगे ना उनको. समझ आई बात? मार्केट का लीडर वो है, तो क्या है, एक तरीके से जितने दिन का कोलेबोरेशन हुआ होगा उतने दिन वो पैसे देंगे उस बात के. तो वो क्या हो गया? इट कैन बी गिवन ऑन रेंट. समझ आई बात बेटा? तो ये हुआ. आगे बढ़ते हैं. अब बताओ जल्दी से क्या क्या कंडीशन थी. पहली कंडीशन इट शुड नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस. दूसरी कंडीशन बेटा इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी. नॉन मॉनेटरी का मतलब बेचने के लिए नहीं रखा है. और तीसरा क्या पड़ा? इट शुड बी आइडेंटिफिएबल. आइडेंटिफिएबल का मतलब इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी एक्सचेंज्ड, इट कैन बी गिवन ऑन रेंट. मतलब उसकी कोई कीमत है, जिसकी कीमत होगी उसी को बेच पाओगे, उसी को किराए पे दे पाओगे, उसी को एक्सचेंज कर पाओगे. बोलो क्लियर हुआ? अच्छा तो ये हुआ बेटा. अगर ये तो अब सुनो ध्यान से देखिए सामने सब बच्चे. अब अगर आपको किसी भी एसेट के बारे में पता लगाना है कि वो इनटेंजिबल एसेट है कि नहीं है, तो जब ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट बोलेंगे उसको. अगर तीनों में से एक भी मिस हुई तो दैट एसेट इज नॉट कंसीडर्ड एज इनटेंजिबल एसेट. बोलो क्लियर हुआ? अब ये देखो जरा एग्जांपल्स. देखो दो स्लॉट में हम लोगों ने एग्जांपल लिखा है. पहला पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग ऑफ माइनिंग, स्टॉक एक्सचेंज, गुडविल. ये सब के सब हम लोग के क्या हैं? इनटेंजिबल एसेट है. क्या है बेटा? इनटेंजिबल एसेट. ठीक है, ये सब के सब इनटेंजिबल एसेट है. जैसे हमारे पास माइनिंग का लाइसेंस है, स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस है, तो वो क्या है? वो हमारा एक एसेट हुआ ना, हमें उसकी अथॉरिटी मिली है. हमारे पास किसी चीज का पेटेंट है, हमने किसी चीज का कॉपीराइट ले रखा है, तो उसको हम ही यूज कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता है ना. ट्रेडमार्क ले रखा है, तो ये सब हमारे एसेट्स हैं. लेकिन ये देखो एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टार्टअप कॉस्ट. अब इन चारों पे जब ये तीनों कंडीशन फिट करोगे तो आएंगी ही नहीं. पहली कंडीशन क्या थी? फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए. दूसरी क्या थी? नॉन मॉनेटरी होना चाहिए. तीसरी क्या थी? आइडेंटिफिएबल होना चाहिए. तो अब ये बताओ
एडवर्टाइजिंग को किराए पे थोड़े ना दोगे, इसको बेच थोड़े ना सकते, एडवर्टाइजिंग इज एन एक्सपेंस ना, ट्रेनिंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, स्टार्टअप इज एक्सपेंस, लेकिन क्या है, ये हैं खर्चे, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है AS 26 के पैरा 56 में। कहां लिखा है? AS 26 के पैरा 56 में। मैंने क्या बताया था, जैसे लॉ में हम लोग के सेक्शन होते हैं, वैसे AS में क्या होता है, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ 56 में बताया गया, दीज आर नॉट इंटेंजिबल एसेट, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट कहां लिखी गई है, AS 26 में लिखी गई। बोलो समझ में है क्या है इंटेंजिबल एसेट? तीनों कंडीशन क्लियर हुई? अब आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब अगली बात बेटा, तो हमने पढ़ लिया ये AS कब आया, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा एसेट इंटेंजिबल एसेट है। अब आते हैं जरा तीसरी कंडीशन पे। तीसरा कंसेप्ट है रिकग्निशन रूल। क्या क्या कंसेप्ट है बेटा अपने लोग का ये तीसरा वाला? रिकग्निशन रूल। चलो सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। रिकग्निशन का मतलब एंट्री, जर्नल एंट्री करने का रूल क्या है? जो हमारा इंटेंजिबल एसेट है उसकी जर्नल एंट्री करने का रूल क्या है? ठीक है, तो ये देखो क्या क्या रूल है। चलो मुझे सब बच्चे बताओ, देखो मेरी तरफ बताओ, एसेट कहां लिखते हो, पीएल में कि बैलेंस शीट में? एसेट कहां लिखते हो, पीएल में कि बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में। तो अब ये क्या पढ़ रहे हो, रिकग्निशन रूल। रिकग्निशन रूल ये बोलता है अगर कोई इंटेंजिबल एसेट ये तीनों कंडीशन पूरी करेगा तब तो बैलेंस शीट में जाएगा, एक भी कंडीशन मिस हुई तो सीधा पीएल में। समझ आई बात? पहले हमने क्या पढ़ा, एएस कब आया, 1 अप्रैल 2003 को, सबके लिए क्या है, मैंडेटरी, कौन नहीं लगाएगा, जो इंड एएस 38 लगाता है। फिर कैसे पहचानेंगे व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट, फिजिकल सब्सटेंस न हो, रीसेल के लिए न रखा हो, आइडेंटिफिएबल हो, तो क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट। अब एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑटोमेटिकली एसेट कहां चला जाता है, बैलेंस शीट में। लेकिन यहां का रूल एएस में क्या लिखा गया, कहते हैं अगर ये तीनों कंडीशन होगी पूरी तब तो बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं तो सीधा उठा के कहां भेज देंगे, पीएल में। समझ आई बात? ये देखो लास्ट में ये नोट पढ़ो, नोट में लिखा है इन केस एनी एसेट डज नॉट सेटिस्फाई द रिकग्निशन रूल, अगर तीनों रूल पूरे नहीं किया देन इट विल बी रिटन ऑफ इन पीएनएल एट वंस, तुरंत सारा उठा के कहां भेज देंगे, पीएल में भेज देंगे। आई बात समझ में? तो आओ देखते हैं बेटा वो क्या कंडीशन है जो पूरी होनी जरूरी है इसके रिकग्निशन के लिए। तो पहली कंडीशन देखो सब बच्चे, पहली कंडीशन क्या है, ये देखो यहां हमने लिखा रिकग्निशन रूल। रिकग्निशन रूल का मतलब होता है रूल्स टू रिकॉग्नाइज इनटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग इनटेंजिबल एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है आगे, तो हमने यहां लिखा एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बिफोर मेकिंग रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को लिखने से पहले ये कंडीशन तीनों पूरी होनी चाहिए। क्या क्या? पहली कंडीशन देखो, अगर बताओ तीनों पूरी हुई तब तो एसेट को कहां लिखोगे, बैलेंस शीट में। बेटा पूरी नहीं हुई अब कहां लिखोगे, पीएल में। क्या है कंडीशन, पहली पढ़ो, नंबर 1, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। क्या है पहली कंडीशन, इट शुड बी अंडर द, इसका मतलब बेटा एंटिटी के पास उसकी पूरी पूरी ओनरशिप होनी चाहिए, डिस्प्यूटेड ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। क्या बोला हमने, एंटिटी के पास किसी भी इंटेंजिबल एसेट की क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे कहीं माइनिंग करने का लाइसेंस मिल गया तो वो मेरा ही हो, उस पर किसी को कोई आपत्ति ना हो, अगर कोई केस चल रहा है वो डिस्प्यूटेड है तो वो एसेट नहीं माना जाएगा। वो कहां, उस लाइसेंस पे जो भी पैसा मैंने खर्च किया होगा कहां ले जाके लिखेंगे, पीएल में लिख देंगे। समझ आया? ओनरशिप कैसी होनी चाहिए, अनडिस्प्यूटेड। अरे ये बताओ एसेट तो हम उसी को बोलते हैं जिसके हम मालिक होते हैं ना, नहीं तो हम तो किराए पे लेके आते हैं। तो मालिकाना हक पूरा होना चाहिए, ओनरशिप इज अनडिस्प्यूटेड। अगर डिस्प्यूटेड है तो कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है पढ़ो अब क्या लिखा है, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ये इतनी बात लिखी है एएस में, और उसका मतलब क्या होता है वो मैंने नीचे आपको इजी लैंग्वेज में लिखवाया है रिवीजन में, जिससे ध्यान रहे। क्या, देयर विल बी अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द एंटिटी
इन केस देयर इज एनी डिस्प्यूट ऑफ सच एन एसेट, एसेट कैनॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट। अगर डिस्प्यूट है तो हम कहाँ नहीं लिख सकते? बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। कोई डाउट? आगे बढ़ो। नंबर 2, इट शुड हैव रिलायबल एस्टिमेट ऑफ इट्स कॉस्ट। कह रहे हैं बेटा इसका रिलायबल एस्टिमेट हो पाए। रिलायबल एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ बेटा? सब बच्चे बताओ, देखो मेरी तरफ बताओ। अकाउंट्स में हम लोग वही चीज की एंट्री बनाते हैं ना जिसको हम लोग पैसे में मेजर कर सकते हैं। बोलो। अब जिसको पैसे में नहीं मेजर कर पाओगे तो क्या एंट्री करोगे? तो पैसे में। जब इसका रिलायबल भरोसेमंद तरीके से अंदाजा लगेगा ये है कितने का, कॉस्ट क्या है, तभी तो एंट्री बनेगी ना इसकी। जब तक पैसा नहीं लिखेंगे तो एंट्री कैसे बन पाएगी? समझ आया? तो बेटा इसको हम लोग रिलायबल एस्टिमेट। पहली कंडीशन क्या है? बुक्स में कब दिखाओगे? अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप होना चाहिए। उसको क्या लिख के आओगे? इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। दूसरा, इट शुड हैव अ रिलायबल एस्टिमेट। और तीसरा बेटा, इट शुड देयर शुड बी सम इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ सच एन एसेट। उसको यूज करने से क्या होता हो? इकोनॉमिक बेनिफिट होता हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो इनटेंजिबल एसेट है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर तीनों में से एक भी, अब इसका उल्टा सोचो, ओनरशिप डिस्प्यूटेड है, कहां जाएगा? पीएल में। अगला सोचो बेटा, उसकी कॉस्ट नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो कॉस्ट नहीं पता लगा पा रहे हैं तब तो लिख ही नहीं पाएंगे, तब तो कहीं नहीं जाएगा बैलेंस शीट, पीएल में कहीं नहीं जाएगा। तीसरा, उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, अब पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। समझ आया? जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? बताओ, सबसे मजबूत कार किसकी होती है, कौन सी कंपनी की? वॉल्वो। ठीक है, सुनो। अब इन्होंने क्या किया, एक कार को कैसे बहुत मजबूत बनाया जाए, उसकी चेसी कैसे मजबूत बनाई जाए, उस पर बहुत रिसर्च करके इनोवेट करके निकाला उसका तरीका कैसे बनाया जाए। बनाने के बाद उसको पेटेंट करवा लिया। करवाने के बाद फ्री कर दिया, कहते हैं जिसकी मर्जी वैसे वो यूज करो, उससे सबकी जान तो बची रहेगी। वो चाहे तो उसको बाकी कंपनीज को देके उनसे पैसे भी ले सकते हैं। तो आप बताओ, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट है उस टेक्नोलॉजी से कि नहीं है? फ्री में दे रखा है ना, कहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट है? सबसे बोला, पेटेंट करवा लिया है कि पेटेंट उनका है, लेकिन कहते हैं हर कोई यूज करो, हमको पैसा नहीं चाहिए, इससे लोगों की जान बचेगी। अब बताओ इकोनॉमिक बेनिफिट है कि नहीं है? नहीं है। तो उसको जब इनोवेट किया होगा तो उसमें जो पैसे खर्च हुए होंगे सब उठा के पीएल में गया होगा। लेकिन अब कंपनी तो इंडिया की है नहीं, तो जहां की है वहां के जो रूल होंगे वो लगते। अगर वो इंडियन कंपनी होती तो वो सारे खर्चे कहाँ जाते? तब AS 26 लगता, तब पीएल में जाता। समझ आए? अब बताओ बताओ, इनटेंजिबल एसेट का रिकग्निशन रूल क्या है? अगर 3 कंडीशन पूरी हुई तो कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में। अदरवाइज कहां जाएगा? पीएनएल में। पहली कंडीशन क्या है? अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप हो। दूसरी कंडीशन क्या है? रिलायबल एस्टिमेट हो उसकी कॉस्ट का। तीसरी कंडीशन क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अरे बेटा एसेट तो वही है ना जो जेब में पैसे लाए, जिससे कुछ कमाएंगे नहीं, वो एसेट थोड़ी ना है। इफ देयर इज नो इकोनॉमिक बेनिफिट देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एसेट। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ हमने लिख भी दिया है, अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया तो हम लोग कहाँ भेज देंगे? पीएल में। बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? अब ये देखो, हमने 2 सेट ऑफ एग्जाम्पल लिखे थे। ये जो सेट ऑफ एग्जाम्पल है ये तो है वाकई में इंटेंजिबल एसेट, लेकिन ये वाले इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो इसी के नीचे लिखना तुम लोग, इसके नीचे ये बात लिखवा दूं मैं जरा एक बार, कि ये इंटेंजिबल एसेट है। लिखो, दीज आर नॉट इंटेंजिबल एसेट but have been discussed in Accounting Standard 26. These are intangible asset। जो ऊपर लिखा है वो इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन जो नीचे लिखा वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है।
डन बेटा। चलो, तो ये हो गए हम लोग के इनटेंजिबल एसेट क्या होता है ये आपने देख लिया, और बैलेंस शीट में कब लिखा जाएगा, पीएल में कब लिखा जाएगा ये आपने पढ़ लिया। अब आइए कंसेप्ट नंबर 4 पे। लिखिए एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। नीचे लिखिए बेटा। छह तरीके से हम लोग इनटेंजिबल एसेट को अक्वायर कर सकते हैं, वो एक एक करके छह पूरे पढ़ने हैं। पहला पहला है केस 1, परचेज बाय कैश। केस 2, परचेज बाय शेयर। केस 3, एक्सचेंज ऑफ एसेट। केस 4, amalgamation of company। केस 5, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट। और केस 6 है इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हमने लिखा बेटा केस 2 और केस 3, इस पे लिखना रेफर AS 10। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। AS 10 and AS 26 are same on these concept। हो गया। चलो अब देखो मेरी तरफ। ठीक है, अब ये देखो बेटा सामने, आपने पढ़ा पहले हम कैसे पहचाने कि क्या है इंटेंजिबल एसेट, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना सीख गए। फिर आपने सीखा कब वो बैलेंस शीट में जाएगा, कब पीएल में जाएगा। जरा बताओ, एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन जब ये तीनों कंडीशन पूरी होगी तब ना ये लिखोगे, नहीं तो हो जाएगा पीएनएल डेबिट टू बैंक। कहाँ चला जाएगा, पीएल में। इसीलिए हमने एंट्री नहीं लिखी। पहले हमने ये पढ़ा कि जब ये तीन शर्तें पूरी होंगी तब बैलेंस शीट में जाएगा, अदरवाइज कहाँ चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। अब हम आ रहे हैं उस एंट्री पे। ये अब देखो हमने लिखा एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट को कैसे अक्वायर कर सकते हैं, तो ये देखो 6 तरीके से आप अक्वायर कर सकते हो। पहला, पैसा दो इंटेंजिबल एसेट खरीद लो।
तो परचेज बाई कैश, किसी से इंटेंजिबल एसेट खरीदो, उनको शेयर इशू कर दो, किसी से इंटेंजिबल एसेट क्या करो, एक्सचेंज कर लो, एमएलगमेशन से, और सरकार से खरीद सकते हो, और आखिरी में अब खुद से रिसर्च करवा लो, रिसर्च करवा के इंटेंजिबल एसेट आप बना सकते हो। तो इतने तरीके से हम इंटेंजिबल एसेट को बेटा अक्वायर कर सकते हैं। तो ये सारा ही पढ़ना है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करके एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केस 1, और यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। परचेज बाई कैश, परचेज बाई कैश लिखिए, as per the provision of accounting standard 26, cost of intangible asset which are purchased by cash shall include purchase price, stamp duty, brokerage और कमीशन, ब्रैकेट में लिखना नॉन रिफंडेबल, other taxes and duties or any other expense which is related with acquisition of intangible asset। नीचे लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहले परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज कमीशन, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल, any other expense which is directly related with the acquisition of intangible asset। इनको ऐड करने पे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इनको ऐड करने पे बेटा आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। और एंट्री वही होगी
intangible asset account debit to bank being intangible asset acquired. ठीक है, अब आओ देखो जरा, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। अब हम पढ़ रहे हैं एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट को कितने तरीके से खरीद या बनवा सकते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया परचेज बाई कैश। अगर हमने इनटेंजिबल एसेट को पैसे देके खरीदा तो क्या उसकी एंट्री होगी और किस अमाउंट पे लिखा जाएगा। तो सब बच्चे सामने देखो, अगर हम इनटेंजिबल एसेट को पैसे देके खरीदेंगे बेटा तो उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। एक तो इनटेंजिबल एसेट का परचेज प्राइस, दूसरी उसकी स्टैम्प ड्यूटी, अगर हमने कोई ब्रोकरेज वगैरह दी है तो वो भी उसी की कॉस्ट में ऐड होगी। कोई और टैक्स या ड्यूटी वगैरह लगा है जो कि नॉन रिफंडेबल है, अगर रिफंडेबल है तो नहीं आएगा, कौन सा आएगा, नॉन रिफंडेबल। और कोई और खर्चा है जो डायरेक्टली रिलेटेड है उस एसेट को खरीदने में तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। इन सब को ऐड करने पे जो आएगा ये होगी कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट और इसी से ये एंट्री पास होगी, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आए, ये है परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट बाई कैश। परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट बाई कैश। देखिए यहां क्या लिखा हमने, एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट विच आर परचेज्ड बाई कैश शैल इंक्लूड परचेज प्राइस। मतलब जो इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज कमीशन, नॉन रिफंडेबल अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज और एनी अदर एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द कॉस्ट एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इन सब से मिल के बनेगा इनटेंजिबल एसेट। तो ये सब ऐड करके जो आएगा इस अमाउंट से हम ये एंट्री पास करेंगे, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये जो अमाउंट आया है यही वाला अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। बोलो ये समझ में आया सबको। ठीक है, तो ये देखो बेटा हमने लिखा परचेज बाई कैश, हमने लिखा परचेज बाई कैश। अब ये लिखेंगे केस नंबर 4, ये बेटा बिल्कुल AS10 के तरीके से अभी आज ही आपने पढ़ा है, अभी एक बार और बता देंगे तो उसमें समझ जाओगे, जो उसमें नोटिंग करी है सब कुछ वैसे ही है। तो अब आइए यहाँ पे, ये चलो दिखाई देता हूँ, बताओ दूसरा क्या है। जैसे हम लोग उसमें शेयर वाले चैप्टर में पढ़ते थे, आज ही की क्लास में पढ़ाया था ना, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो उसमें क्या होता था, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर क्या होता था, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे दिया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यही है इस परचेज बाई शेयर। तो ऐसा भी हो सकता है हम इनटेंजिबल एसेट खरीदें, हमने इनटेंजिबल एसेट खरीदा तो क्या एंट्री हो गई, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर शेयर दिया तो क्या एंट्री हो गई, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे दिया तो क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगला एक्सचेंज ऑफ एसेट। तो एक्सचेंज अभी आज ही की क्लास में AS10 आपने पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज में क्या क्या पढ़ा था, जब भी हम एक एसेट को दूसरे एसेट से एक्सचेंज करेंगे तो हम 3 रैंकिंग करे था हम लोगों ने। क्या सबसे पहले हम किस पे लिखेंगे, देखो अगर हमने एसेट को एक्सचेंज कर लिया, क्या किया बेटा, एसेट को एक्सचेंज कर लिया, तो अब ऐसे में क्या होगा, देखो हमारा एसेट, जैसे मान लो एक कंपनी ए है दूसरी कंपनी बी है, इन्होंने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया इनटेंजिबल एसेट को, तो इनका एसेट इनके पास चला गया, इनका एसेट इनके पास आ गया। तो इनकी बुक में सोचो, तो इनकी बुक में क्या होगा, जो एसेट इनको मिला वो नया एसेट है, तो न्यू इनटेंजिबल एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
और ओल्ड इंटेंजिबल एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड इंटेंजिबल एसेट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे AS10 में पढ़ा था सब कुछ वही है। पहली प्रायोरिटी किसको दोगे बताओ, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अक्वायर्ड। दूसरा किसको दोगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तीसरा किसको दोगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। सारा कुछ वैसे ही है जो AS10 में पढ़ा है। ठीक है, तो ये अब हम ये चौथा केस करेंगे। लिखिए केस नंबर 4। केस नंबर 4, amalgamation of acquisition of intangible asset, acquisition of intangible asset under the scheme of amalgamation under the scheme of amalgamation चलो इसकी भी नोटिंग कर लो, फिर मैं समझाता हूं। एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट अंडर एमलगमेशन। लिखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, purchasing company can recognize the intangible asset which are taken from vendor company only if fair value is available for these assets। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, we can say that intangible asset of vendor company can be taken over by purchasing company if fair value is known for these assets। In the absence of fair value or market value, the intangible assets of vendor company shall be considered valueless। means nil।
हो गया? चलो अब इधर देखो सामने, देखो बेटा, इनटेंजिबल एसेट को कितने तरीके से एक्वायर कर सकते हो? पहला, पैसे देके खरीद लो। दूसरा, शेयर्स इश्यू करो, इनटेंजिबल एसेट खरीद लो। तीसरा, एक्सचेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो। अगला, अगला है बेटा एमेलगमेशन ऑफ कंपनी से इंटेंजिबल एसेट। अब ये क्या चीज है? ये तुम लोगों में पूरा चैप्टर ही है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, उतने से समझ में आ जाएगा। देखो अब ये है एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट अंडर स्कीम ऑफ एमेलगमेशन। अब ये क्या बात हुई? सामने देखो बेटा, आपको एक चैप्टर अभी आगे पढ़ना है, एमेलगमेशन। अब ये क्या है बेटा एमेलगमेशन? जरा बताओ। एमेलगमेशन का मतलब हो गया बेटा, जब एक कंपनी, जब दो कंपनी मिलके, दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके एक तीसरी कंपनी बना ले, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एमेलगमेशन। ठीक है? जैसे बताओ, एक कंपनी पहले हुआ करती थी वोडाफोन लिमिटेड, एक कंपनी होती थी अपने पास आइडिया लिमिटेड, दोनों ने मिलके क्या बना लिया? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब कानून कैसे देखेगा बताओ? कानून ऐसे देखेगा ना, एक नई कंपनी आई VI, एक नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कौन सी? VI, उन्होंने इसको भी खरीद लिया, उसने इसको भी खरीद लिया, तो इनका अस्तित्व खत्म हो गया। नाउ दिस कंपनी एग्जिस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। बोलो समझ में? अब सुनो बेटा, देखो इधर, ये कंपनी बिक गई तो इसको बोलते हैं वेंडर कंपनी। क्या बोलेंगे? वेंडर कंपनी। और इसने खरीदा तो इसको बोलते हैं परचेजिंग कंपनी। समझ में? अब बताओ, वोडाफोन के पास कोई ना कुछ इंटेंजिबल एसेट रहे होंगे कि नहीं होंगे? और सब छोड़ो, वो टेलीकॉम वाला लाइसेंस ही रहा होगा, कुछ दिन के लिए तो वैलिड रहा होगा। आइडिया के पास अपना लाइसेंस रहा होगा, कुछ दिन के लिए वैलिड रहा होगा। जैसे इसने खरीदा तुरंत अब वो लाइसेंस किसका हो गया? VI का हो गया ना, बिकॉज दिस कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट। वो तो है ही नहीं, तो यही तो कंपनी रह गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एमेलगमेशन या मर्जर। क्या क्या बोलेंगे बेटा? एमेलगमेशन या मर्जर। वो अभी पढ़ोगे वहां पे आके, अभी समझ लो सब एक ही है। ठीक है? तो अब क्या होता है, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, पहले ये बात समझ में आई कि जब जब VI ने इन कंपनीज को खरीदा होगा तो इनके जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो अब किसके हो गए? VI के हो गए। तो अब बताओ, ये बात प्रूफ हो गई ना कि एमेलगमेशन करके भी एक कंपनी का इंटेंजिबल एसेट किसी दूसरी कंपनी का हो सकता है। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जो टेक्निकल बात है, ये बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? जैसे बेटा बताओ, यही टाटा वालों ने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा है, तो अब बताओ इनके पास एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहा होगा ऑटोमोबाइल के सेक्टर का, तो वो अब किसका हो गया? टाटाज का हो गया। वहां तक पहुंचने में, खुद से रिसर्च करवाने में न जाने कितना पैसा लगता, न जाने कितना समय लगता। ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया एमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। अब खूब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसी को थोड़ा सा इजी करता हूं, ये तो समझाने के लिए लिखा था। मान लो बेटा ऐसा हुआ, X लिमिटेड ने Y लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया, अब X लिमिटेड है, तो ये भी केस होता है उसका एमेलगमेशन का। इसको भी क्या बोलते हैं? एमेलगमेशन। जैसे बताओ, वो बिग बाजार होता था, उसको रिलायंस वालों ने खरीद लिया, रिलायंस अब है, बिग बाजार गायब है, तो रिलायंस क्या हो गई? परचेजिंग कंपनी। क्या हो गई? और बिग बाजार क्या हो गया? वेंडर कंपनी। समझ आया? अब बताओ, रिलायंस वालों ने जब बिग बाजार को खरीदा होगा तो तमाम सारे कॉपीराइट पेटेंट इनके पास भी रहे होंगे। आखिर ये जो मार्केट है इसी ने तो इनोवेट किया था ना, अब ये नहीं चला पाया, लॉक जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसकी वजह से, है ना? तो अब क्या है बेटा समझो, तो ऐसे इनके इंटेंजिबल एसेट इनके हो गए होंगे। बोलो ईमानदारी से, पहले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनो ध्यान से, सुनना, देखो मेरी तरफ देखो। अब बेटा कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बनती नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। देखो अब एंट्री क्या क्या होती है, 2 मिनट सुन लेना। बताओ, इनका व्यापार इसने खरीद लिया, फोकस करो सब बच्चे। बिग बाजार का व्यापार किसने खरीद लिया? रिलायंस ने। तो रिलायंस के यहाँ बुक्स ऑफ
अकाउंट ओपन होंगी, क्या होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट, और इनके यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगी। जब कंपनी बंद है तो अकाउंट कहाँ से ओपन होगा, क्लोज होगी ना। तो वही जैसे पार्टनरशिप में होता है रियलाइजेशन अकाउंट, समझ आया ना। अब यहाँ पार्टनर तो होते नहीं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं, शेयर होल्डर का अकाउंट, समझ आया। ये सब बना के हम लोग इनका क्लोज करा देते हैं। इनके यहाँ एंट्री ओपन होती है, तो ये क्या एंट्री करते हैं, मेरी तरफ देखो क्या एंट्री करेंगे, ये लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, टू लिक्विडेटर ऑफ बिग बाजार लिमिटेड। ये कहेंगे हमने बिजनेस खरीद डाला, किसका, बिग बाजार का, कितने में, जितने में लिक्विडेटर ने कहा। कौन है लिक्विडेटर, जो कंपनी को बंद कराता है, वही क्या है, बिग बाजार तो बिक गई ना बेटा। अच्छा, ये एंट्री, ये पहली एंट्री होती है, ये किस दिन होती है, जिस दिन बिग बिग बाजार और इनका रिलायंस वालों का अग्रीमेंट हुआ। चलो देखो सामने बेटा, तो जिस दिन अग्रीमेंट होता है उस दिन ये एंट्री होती है। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, अब देखो ऐसे ये अग्रीमेंट हो गया। अब ऐसे होता है, देखो बिग बाजार के सारे एसेट किसके हो जाएंगे, बिग बाजार के सारे एसेट किसके हो जाएंगे, तो रिलायंस वाले लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, समझ आए। अब बताओ बिग बाजार की सारी लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी, तो टू लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी अब इनकी हो गई, तो इनकी लाइबिलिटी बढ़ गई ना, समझ आ रहा है। अब जरा एसेट में आओ, जो अपने काम का है। अब बताओ एसेट, मैंने तो एक लाइन में लिख दिया, तमाम एसेट होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऐसे तमाम सारे दर्जन भर एसेट होंगे बेटा। उसी में हो सकता है कोई इनटेंजिबल एसेट भी हो, क्या हो, कोई मान लो कोई पेटेंट है, तो वो लिख दिया। तो अब क्या बोलता है हम लोग का AS 26, क्या बोल रहा है, कह रहा है देखो मान लो ये बिग बाजार की बैलेंस शीट है, ये इनकी बैलेंस शीट है, इनकी बैलेंस शीट में पेटेंट लिखा है 1 लाख का, कितने का बेटा, 1 लाख का। तो जब ये खरीदेंगे तो ये पहली एंट्री तो करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ होल्ड कंपनी, फिर लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। मैं उतना ही बता रहा हूं जितने से समझ जाओ, पूरा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब इसमें एसेट की कीमत लिखी जाएगी। अब पेटेंट कितने पे लिखा जाएगा, यहाँ कितने का है, 1 लाख का, तो यहाँ कितने पे लिखा जाएगा, 1 लाख पे। ऐसा हमें लगता है 1 लाख पे नहीं लिखा जाएगा। ये कहते हैं देखो ये पता नहीं कब पेटेंट करवाया होगा, अगर इसकी मार्केट वैल्यू हमें पता है, क्या मैंने बोला, अगर इसकी हमें, तब तो मार्केट वैल्यू पे लिखा जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू नहीं पता चल पा रही है तो इसकी वैल्यू 0 लिखी जाएगी। क्यों, इनटेंजिबल एसेट में बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं, कोई रोज फोन में अपडेट आया रहता है, तो फोन में क्या है, सॉफ्टवेयर रोज बदल रहा है, समझ आए बेटा। टेंजिबल एसेट की लाइफ बहुत होती है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट की लाइफ बहुत कम होती है। तो कहते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, जब उसने रिलायंस वालों ने बिग बाजार को खरीद लिया, तो बिग बाजार की सारी संपत्ति किसकी हो गई, रिलायंस की। तो वो सारे एसेट को क्या कर लेंगे, डेबिट, लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन एएस क्या बोलता है, एएस कहता है कि देखो एसेट को डेबिट करो, लेकिन किस पे, फेयर वैल्यू पे। किस पे बेटा, फेयर वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, कि जिसपे वो ट्रेड हो पाए। अगर उसकी मार्केट वैल्यू पता है तब तो किस पे लिखा जाएगा, मार्केट वैल्यू पे। पता नहीं है तो किस पे लिखोगे, 0। समझ में है? एंट्री तो वही होगी ना, एसेट खरीदने की क्या एंट्री होती है, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री तो वही होती है। अब ये लो पढ़ो, अब तुरंत क्लियर हो जाएगा, पढ़ो। देखो क्या लिखा हमने, एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, परचेजिंग कंपनी, हम लोग के एग्जाम्पल में कौन था परचेजिंग कंपनी, रिलायंस की बिग बाजार, रिलायंस कैन रिकग्नाइज, रिकग्नाइज मतलब एंट्री कर सकता है, द इनटेंजिबल एसेट ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी मतलब बिग बाजार, इफ फेयर वैल्यू ऑफ इज अवेलेबल फॉर दीज एसेट। अगर उसकी हमें क्या पता हो, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। क्यों मार्केट वैल्यू चाहिए, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा अमाउंट से डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिशिएट क्या, इनटेंजिबल की एसेट की डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हो, अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन।
सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं ना बेटा लाइसेंस बनवाने के मोबाइल कंपनी वाले, 10 साल का लाइसेंस होता है, ठीक है ना। तो अब ये देखो आगे क्या लिखा है, वी कैन से दैट इनटेंजिबल एसेट ऑफ वेंडर कंपनी कैन बी टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी का इनटेंजिबल एसेट तभी ले सकती है इफ फेयर वैल्यू इज नोन, अगर हमें फेयर वैल्यू उसकी पता हो। इन केस एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू नहीं पता है, इनटेंजिबल एसेट ऑफ द वेंडर कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस। कैसा हो जाएगा वैल्यूलेस, कितना मान लेंगे, 0। समझ आया। अब इससे क्या सीखा हमने कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ एमेलगमेशन किया, उसका इंटेंजिबल एसेट ले लिया, तो बुक वैल्यू तो होगी ही होगी, बैलेंस शीट में तो होगा ही, लेकिन एडजस्टमेंट में अगर हमें मार्केट वैल्यू दी है तब तो हम उसको लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो हम लिखेंगे नहीं, वो तो 0 हो गया ना फिर। समझ आया। ये लोग क्या मान रहे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है वो मार्केट में बिकेगा ही नहीं, तो वो क्या हो गया, कूड़ा, 0 हो गया। वैल्यूलेस तभी तो हुआ ना, मार्केट वैल्यू तभी नहीं होगी जब बिकेगा नहीं। समझ में है। कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, कहां चलेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है ना रोज। तो ये हुआ इंटेंजिबल, बोलो क्लियर हो रहा है। एंट्री क्या होगी, वही इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन क्या सीखा हम लोगों ने, फेयर वैल्यू है तो एंट्री किससे होगी, फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। 0 मतलब लिखेंगे ही नहीं। डन। अब पढ़ने जा रहे हैं, अगर सरकार से कोई इंटेंजिबल एसेट लिया, ये देखो, ये देखो, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट। अब बताओ सरकार से कौन सा इंटेंजिबल एसेट मिलता है, लाइसेंस तो बेचती है सरकार। तो सरकार से अगर हमने कोई लाइसेंस लिया बेटा, तब क्या एंट्री होगी, एंट्री वही होगी इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो समझ में आ रहा है सबको। सरकार लाइसेंस तो देती है ना कोई भी काम करने का, तो जो लाइसेंस की फीस ये लोग चार्ज करते हैं वही हमारे लिए क्या हो गई, इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट हो गई। समझ आया। एंट्री क्या होगी, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सरकार ने अगर पैसे लिए तो पैसा लिखेंगे, और फ्री में दे दिया, सरकार ने अगर फ्री में दे दिया या नॉमिनल वैल्यू पे दे दिया तो 1 रुपए से एंट्री करेंगे। जैसे अडानी अंबानी को तो फ्री में चीजें मिलती रहती हैं, मिलती हैं कि नहीं, मजबूरी है सरकार की। हम लोग पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में, बैंक कहाँ लगाएगा, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में कौन सी बड़ी कंपनी है, अडानी अंबानी, तो घूम फिर के सारा पैसा कहाँ लग रहा है। तो वो अगर इधर उधर हुई कंपनी तो पूरा इंडिया हिल जाएगा, तो सरकार को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ता है। बात समझ में आई। तो अब क्या है, अगर उनको कोई चीज नॉमिनल वैल्यू पे दे दिया तो वो लोग क्या लिखेंगे, 1 रुपए पे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अकाउंट में अगर लिखोगे तो पैसा तो लिखना ही पड़ेगा, पैसे में मेजर नहीं होगा तो नहीं लिख पाएंगे ना। यही बात हम लोग लिखने जा रहे हैं। और देखो हर केस में एंट्री क्या हो रही है, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। केवल किस में बदली थी, शेयर वाले में, एक्सचेंज वाले में, बाकी सब में एंट्री वही होगी। इसलिए हम लोग, अब हेडिंग बनाओ, केस नंबर कौन सा है, 5। परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट if any intangible asset is acquired from the government directly, then it will be recorded at such price which is paid to government. It may be at full price or concessional price
और नॉमिनल प्राइस नॉमिनल प्राइस मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट. It means at rupees 1. ठीक है, अब सामने देखो बेटा, यहां क्या लिखा, इफ एनी एसेट इज अक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली, अगर हमने एसेट इनटेंजिबल एसेट सरकार से खरीदा, देन इट विल बी रिकॉर्डेड एट सच प्राइस विच इज पेड टू द गवर्नमेंट. तो जितना पैसा हमने सरकार को दिया एसेट उसी पे लिखा जाएगा. तो एंट्री क्या होगी, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. हमने सरकार को जितने पैसे दिए वही उतना पैसा यहाँ पे लिखा जाएगा. अब मान लो 1000 की चीज थी, सरकार ने 1000 पे दी तो 1000 लिखेंगे. सरकार ने 200 रुपए छोड़ दिए, कंसेशनल रेट पे दिया तो हम 800 लिखेंगे. तब हम लोग 800 लिखेंगे. कंसेशनल दे दिया और सरकार ने अगर फ्री में दे दिया, किस में दे दिया बेटा, फ्री में, तो अब प्रॉब्लम है ना, क्या फ्री में सरकार ने तो दे दिया लेकिन एसेट तो हो गया ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा. तो किस पे दिखाएं, तो कुछ पैसा लिखना पड़ेगा. तो उसके लिए बताया गया 1 रुपए हमें लिखना होगा. तो जब कहीं लिखा हो नॉमिनल प्राइस, तो नॉमिनल प्राइस का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब 1 रुपए. समझ में आ रहा है? अब आओ इस पे, कौन सा बचा, इन हाउस. आइए केस नंबर 6 पे. इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब देखो मेरी तरफ, देखो बेटा, बताओ इनटेंजिबल एसेट खरीदने की क्या एंट्री होगी, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. अच्छा बताओ, हमने खरीदा नहीं, हमने रिसर्च करवा के खुद से इन हाउस अपने यहाँ रिसर्च करवा के इनटेंजिबल एसेट ढूंढ लिया. समझ आ रहा है? तो अब उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2 खर्चे आए होंगे. देखो एंट्री तो यही होगी, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. जितना खर्चा आया होगा जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे. लेकिन कौन सा खर्चा लिखेंगे, तो देखो 2 खर्चे आते हैं बेटा, एक रिसर्च का, एक डेवलपमेंट का. क्या क्या बोला मैंने, किसका किसका, रिसर्च का और डेवलपमेंट का. रिसर्च का खर्चा पीएनएल में जाएगा, सब हम लोग लिखने जा रहे हैं. डेवलपमेंट वाला लिखा जाएगा एसेट में जोड़ के, एसेट में कैपिटलाइज होगा. अब क्या होता है रिसर्च और क्या होता है डेवलपमेंट, तो देखो जैसे कोविड आया था, तो कोविड की वैक्सीन जब उन्होंने ढूंढ ली, बना ली, तो रिसर्च करने में जो पैसा खर्च हुआ वो क्या था, रिसर्च. अच्छा वैक्सीन जब बन के तैयार है तो अब क्या कर रहे हैं, उसको कई लोगों को इंजेक्ट करके देख रहे हैं, नुकसान तो नहीं करेगी, तो वो क्या चल रहा है, डेवलपमेंट फेज. फिर उसका पेटेंट करवाया, समझ आया, वैक्सीन बनाई, उसको सेलेबल किया, तो ये चीज क्या हो गई, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज. तो रिसर्च का सारा खर्चा कहाँ जाता है, पीएनएल में, कहाँ जाएगा, और डेवलपमेंट वाला जो खर्चा होगा उसी से एसेट लिखा जाएगा. और कॉस्ट में तुम लोग एक कॉस्ट पढ़ते हो, संक कॉस्ट. तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये रिसर्च वाला, इसको क्या बोला जाता है, संक कॉस्ट. रिसर्च सारी सक्सेसफुल थोड़े ना होती है, तो रिसर्च का जितना खर्चा होता है, थोड़ा ज्यादा जितना हो, सब उठा के पीएल में जाता है. संक कॉस्ट कहाँ लिखी जाती है, पीएल में डेबिट हो जाती है.
समझ आया? आप बताओ फिर से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउस करवाई तो क्या होगा? एसेट की एंट्री तो यही होगी, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा खर्चा आएगा, रिसर्च का, डेवलपमेंट का, या दोनों? कौन सा? डेवलपमेंट का। रिसर्च वाला कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा, क्योंकि वो कौन सी कॉस्ट है? संक कॉस्ट। लिखिए। फेज वन, रिसर्च फेज पीएनएल में जाएगा। फेज टू, डेवलपमेंट फेज can be capitalized subject to some condition। कुछ कंडीशन को छोड़ के डेवलपमेंट का सारा खर्चा कैपिटलाइज होगा, लेकिन रिसर्च वाला पीएल में जाएगा। अब वो क्या क्या कंडीशन है वो जरा हम लोग लिखेंगे डिटेल में, ये तो शॉर्टकट हो गया। अब इसी के नीचे हेडिंग बनाओ, रिसर्च फेज। इफ एनी expense is incurred during research phase, then it will be written off in P&L. Because such expenditure does not meet the definition of intangible asset। अगला है डेवलपमेंट फेज। If any expense is incurred during the development phase, डेवलपमेंट फेज का मतलब होता है ट्रायल फेज, आफ्टर कंप्लीटिंग रिसर्च फेज, then it can be capitalized as an intangible asset। Subject to following condition। पहली कंडीशन लिखो, टेक्निकल फिजिबिलिटी
of product availability of product for sale there is an external market of such product conversion of research work in commercial production. If the specified factors cannot be fulfilled, then development expense will also be written off to P&L. हो गया बेटा? अब ये देखो क्या लिखा है हम लोगों ने। हमने लिखा अगर हम इन हाउस रिसर्च करवाते हैं तो रिसर्च वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो पीएनएल में जाएंगे, डेवलपमेंट वाले एक्सपेंसेस को कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट में। लेकिन ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी देख लो। पहला, जो प्रोडक्ट बना वो टेक्निकली फिजिबल हो, उसकी अवेलेबिलिटी हो प्रोडक्ट की सेल के लिए, और उसकी बाजार में एक मार्केट हो जिसमें वो खरीदा बेचा जा सके, और उसको हम अपनी रिसर्च को कन्वर्ट कर पाएँ किसमें? कमर्शियल प्रोडक्शन में। तो ये कंडीशन अगर पूरी हो रही है तब तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में। हमने यहाँ लिखा इफ स्पेसिफाइड फैक्टर्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड देन डेवलपमेंट विल ऑल्सो बी रिटन ऑफ इनटू द पीएनएल। रिसर्च तो जाता ही जाता है, डेवलपमेंट भी कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। तो अब ये देखो इसमें क्या क्या पढ़ लिया है। इसमें स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले पढ़ा कब ये एएस आया, फिर हमने पढ़ा क्या होता है इनटेंजिबल एसेट, कैसे पहचानेंगे, फिर पढ़ा इनटेंजिबल एसेट कब बैलेंस शीट में जाएगा, कब? पीएनएल में जाएगा। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा बेटा कितने तरीके से इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर कर सकते हैं और हर केस में क्या क्या एंट्री होगी, ये हो गया। अब इसके बाद एसेट अक्वायर हो गया, अब क्या होगा? एसेट जब यूज होगा तो डेप्रिशिएट होगा। तो अब अगला कंसेप्ट आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। कौन सा केस होगा बताओ जरा, कौन सा कंसेप्ट होगा? 5। चलो हेडिंग लिखो, कंसेप्ट नंबर 5, अमोर्टाइजेशन ऑफ intangible asset।
लिखिए एज पर प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, intangible assets should be amortized as per amortization policy. amortization पॉलिसी है इनकी। या तो एसएलएम बेसिस पे करो 10 साल में, तो लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। दूसरा है और रेशियो ऑफ expected cash inflows in the absence of any specific requirement. We should always prefer ratio of expected cash inflows a longer period or shorter period than 10 year can be used but valid reason should be given by entity. जर्नल में पहली एंट्री होगी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू intangible asset being intangible assets amortized अगला होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू amortization expense being expense written off.
लिख लिया? चलो अब स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा सामने, देखो अब हम लोग इनटेंजिबल एसेट को कैसे डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिशिएट को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो ये देखो, इसको इसको अमोर्टाइज करेंगे अमोर्टाइजेशन पॉलिसी से। किससे अमोर्टाइज करोगे? अमोर्टाइजेशन पॉलिसी। अमोर्टाइजेशन पॉलिसी क्या है? तो ये देखो, जैसे मान लो टेंजिबल एसेट जब होता है तो इसको डेप्रिशिएट करने के 3 मेथड सबसे अच्छे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड। ठीक है? तो वैसे ही अगर इनटेंजिबल एसेट है तो ये दोनों तो होते ही नहीं, उसमें खाली दो होंगे। एक स्ट्रेट लाइन मेथड, वो भी 10 ईयर का होगा, मतलब मैक्सिमम 10 साल में आपको एसेट को राइट ऑफ कर देना है। और अगला है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के रेशियो में। किस रेशियो में बेटा? और ये वाला हम ज़्यादा बेटर मानते हैं। ये देखो ये क्या लिखा हमने, अमोर्टाइजेशन पॉलिसी है स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 साल में आप राइट ऑफ कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरा इंटेंजिबल एसेट 5 लाख का है, तो हम 5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 50,000 हर साल कहाँ जाएगा? पीएल में डेबिट हो जाएगा। एंट्री करेंगे अमोर्टाइजेशन, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर अगली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। वैसे यहाँ हो रहा है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट, और फिर बेटा उसके बाद होता है, उसके बाद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो एंट्री यही होगी स्ट्रेट लाइन मेथड में। बताओ कितने ईयर में राइट ऑफ करना होगा? लेकिन आप चाहें तो उससे ज्यादा या उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन उसका वैलिड रीजन आपको शो करना होगा। ठीक है? उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका वैलिड रीज़न देना होगा। तो ये तो हुआ बेटा इसका स्ट्रेट लाइन का। दूसरा है रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ये क्या चीज़ है वो हम लोग अभी देखेंगे। देखो, अगर कोई मेथड क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो किस रेशियो में डेप्रिशिएट करोगे? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के रेशियो में। किस रेशियो में? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के रेशियो में इसको करोगे। अब ये होता क्या है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10। चलो सामने देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। पढ़िए। स्विफ्ट लिमिटेड acquired a patent cost of 80 लाख रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर। इन्होंने पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या हुआ? इनटेंजिबल एसेट खरीदा, और इसकी कॉस्ट आई इनको 80 लाख रुपए की, और इसकी जो एक यूजफुल लाइफ दी है वो 8 साल की दी है। आगे, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो 8 ईयर। इसकी लाइफ भी कितने ईयर की है? 8 ईयर की है बेटा। नेक्स्ट, द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग द एसेट एट 10 लाख पर एनम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा 80 लाख का एसेट है, 10 साल होता है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से करें तो कितना ले सकते हो? 10 ईयर ना। तो इन्होंने क्या किया? 8 लाख नहीं 10 लाख, अच्छा। तो इन्होंने कहा 80 लाख का हम लोग का एसेट है, 80 लाख का एसेट है, और ये 8 साल चलेगा। तो इन्होंने 10 से डिवाइड करके और अमोर्टाइज करना शुरू कर दिया। अब हमसे बोल रहा है आफ्टर 2 ईयर
इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर। ये बताओ एसेट की लाइफ थी कितने दिन की? 8 साल की ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 थी। तो अब बताओ अगर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 2 साल हमने एसेट को चला लिया, तो उसके बाद अभी 6 साल और चलना चाहिए था ना। तो ये कह रहे हैं आफ्टर 2 ईयर, 2 साल चलाने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर। वो केवल कितने दिन चलेगा? 5 साल चलेगा। ये बताया। फिर कह रहा है नेट कैश फ्लोज फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग 5 ईयर वर एक्सपेक्टेड टू बी दिस। कह रहे हैं आने वाले 5 साल में जो कैश फ्लो है उसका रेशियो ये होगा। अब हमसे कह रहा है फाइंड आउट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ द पेटेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर। हमें क्या करना है बेटा? हर साल की जो हमें हर साल का ये निकालना है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट निकालना है। अब जल्दी से बताओ अमोर्टाइजेशन किस पॉलिसी से होता है? अमोर्टाइजेशन पॉलिसी से। किससे? अमोर्टाइजेशन पॉलिसी से। अमोर्टाइजेशन पॉलिसी में क्या लिखा है? 2 तरीके से होगा, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड से ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर और अ लॉन्गर और शॉर्टर फॉर वैलिड रीजन, या तो रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अब देखो समझो इसमें, अब इन्होंने क्या है बेटा, सब बच्चे देखिएगा। अब है क्या, इन्होंने एक एसेट खरीदा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है देखो, इन्होंने एक एसेट खरीदा, इसकी लाइफ तो 8 साल की थी, लेकिन क्या हुआ 2 साल इन्होंने यूज कर लिया। 2 साल के बाद मुझे यहाँ कहा अब 5 साल और चलेगा, तो 1 2 3 4 और 5, 5 ही साल तो और चलेगा बेटा, 5 साल और चलेगा। अब मुझे यहाँ का कैश फ्लो दिया है, यहाँ का दिया है, यहाँ का दिया है, यहाँ का दिया है और यहाँ का कैश फ्लो दिया है। तो मुझे बेटा यहाँ का कैश फ्लो दिया भी तो नहीं है ना। बेस्ट तो कौन सा होता है? किस रेशियो में करो? कैश फ्लो के रेशियो में। लेकिन उसके लिए कैश फ्लो होना भी तो चाहिए। तो पहले 2 साल का मेरे पास कैश फ्लो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 80 लाख का एसेट था, तो यहाँ की अमोर्टाइजेशन माइनस करके पहुंच जाएंगे यहाँ, और फिर इसी रेशियो में इसको हम लोग अमोर्टाइज कर देंगे। अब कैसे करोगे वो चीज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ पेटेंट आफ्टर 2 ईयर ओरिजिनल कॉस्ट ₹80 लाख की थी बेटा। अमोर्टाइजेशन 10 लाख से वो अमोर्टाइज कर रहा था, तो 10 लाख पहले साल का, 10 लाख दूसरे साल का, 20 लाख से अमोर्टाइज कर दिया होगा। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर 2 ईयर 20 लाख। उसने क्या किया था, 80 लाख अगर 8 ईयर का है तो हर एक साल का 10 लाख आ रहा था, तो 2 ईयर का हो जाएगा 20 लाख। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर के बाद हमारा जो एसेट बचा था वो 60 लाख का बचा था। दो साल के बाद जो हम लोग का एसेट था वो 60 लाख का बचा हुआ था। अब मुझे 2 साल के बाद के कैश फ्लोज दे रखे हैं, तो मैं कैश फ्लो लगा तो पाऊंगा लेकिन 2 साल के बाद से लगा पाऊंगा, उससे पहले नहीं लगा पाऊंगा। तो अब नीचे लिखिए बेटा इसके, स्टेटमेंट showing amortization of intangible asset over
रिमेनिंग लाइफ ईयर कैश फ्लोज रेशियो ऑफ कैश फ्लो amortization expense तो 1 2 3 4 एंड 5 कैश फ्लो देख लो कितना कितना दिया है 36 46 44 40 36 46 44 40 एंड 34 ठीक है बेटा। अब अगर इसका रेशियो निकालें, एक मिनट जरा देख लो स्क्रीन पे सब लोग, रेशियो निकालें तो सबके 5 5 जीरो गायब कर दें, ठीक है। और किसी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कितना आ गया 18 23 22 20 और 17। अब इसी रेशियो में बांट देंगे। अमोर्टाइजेशन वाला एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन जितना बचा था 60 लाख बचा था, अब ये 60 लाख को हम लोग बांट देंगे, तो ये हो जाएगा 60 लाख इंटू 18/100, 60 लाख 23/100, 60 लाख 22/100, 60 लाख 20/100 और आखिरी में आ जाएगा 60 लाख 17/100। इस तरीके से अमोर्टाइज करेंगे। 2 साल का कैश फ्लो नहीं दिया था तो 2 साल लग गया स्ट्रेट लाइन मेथड, 2 साल बाद का कैश फ्लो दिया है तो यहाँ पे लग गया रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मेथड। 80 लाख का था, 10 लाख से पहले साल 10 लाख से दूसरे साल हो गया था अमोर्टाइज, तो 60 का बचा था, वो जो बचा 60 है हम लोगों ने रेशियो ऑफ कैश एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो के रेशियो में इसको बांट दिया। ठीक है, आवाज बेटा यहीं तक करेंगे, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास।